नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की ताज़ा खबर में। पहली खबर निकल के आ रही, वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी। इसमें 14 बदलाव, बोर्ड के 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स का नियम भी, विपक्ष के सारे सुझाव नकारे। वक्फ बिल की बदलावों को संसद की मंजूरी संयुक्त समिति जेपीसी ने सोमवार को मंजूरी दे दी। इसमें अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इसमें फाइनल मीटिंग में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इनमें से एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष के सदस्यों ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वोटिंग के दौरान उन्हें नकार दिया गया। वक्फ बोर्ड के कानून के नए और पुराने में क्या 4 बड़े अंतर पाए गए वो देखते हैं। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वहीं नए बिल के अनुसार जमीन का दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। दूसरा बड़ा बदलाव, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी पुराने वक्फ बिल के अनुसार, लेकिन अब नए बिल के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। तीसरा बड़ा बदलाव है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। अब नए बिल के अनुसार जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, उस पर वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। चौथा बड़ा बदलाव है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी पुराने उसके अनुसार, लेकिन अब नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं तथा अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी। आ रही है कि वोडाफोन आइडिया लाया सस्ते प्लान, ट्राई के आदेश का दिखा असर। वोडाफोन आइडिया के नए वॉइस तथा एसएमएस प्लान लॉन्च किए गए हैं। 470 और 1849 रुपये में विभिन्न बेनिफिट के साथ प्लान उपलब्ध होगा। यूजर्स को डेटा बेनिफिट के बिना वॉइस और एसएमएस के पैकेज मिलेंगे। इसके अंतर्गत 470 में 84 दिन और 1849 में 365 दिन के वॉइस पैक अनलिमिटेड मिलेंगे, जिसमें आपका डेटा का प्लान नहीं होगा। अगली खबर निकल के आ रही है, रावस में नए पुलिस थाने में भवन का उद्घाटन। हाईवे पर बना आधुनिक भवन, विधायक ने गाड़ी देने की घोषणा। लालसोट के राववास में सोमवार को नवनिर्मित पुलिस थाने का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में लालसोट विधायक रामविलास मीणा तथा दौसा एसपी रंजिता शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया, वहां पे वृक्षारोपण भी किया। अगली खबर निकल के आ रही है, लालसोट में सेल्समैन पर रोही की से हमला, दार में शराब न देने पर की वारदात, गंभीर हालत में उसको जयपुर। अगली खबर निकल के आ रही, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, राजकोट की T20 के लिए इंड की प्लेइंग 11 का टीम का ऐलान। 2 मैचों का जख्म भरने के लिए उतरेगी टीम। इसके अनुसार जो टीम में कौन से खिलाड़ी हैं उसमें अवगन बताते हैं तो बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जोस बटलर जो कि कप्तान रहेंगे, हैरी ब्रूक, लियाम लिंग्विस्टिक, जेमी स्मिथ, जेमी आवर्टन, ब्राड कोर्स, जफरा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद शामिल होंगे। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, चीन का डीप सीक, जिसने अमेरिका के ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन का एआई स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर एआई की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रिलीज के बाद ही कुछ हफ्तों में अमेरिका ने एप्पल स्टोर पर चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए डाउनलोड के मामले में उसको पीछे छोड़ दिया है। ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी आगे ये 10 जनवरी को रिलीज होने के बाद काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। डीप सीक डेवलपर का दावा है कि डीप सीक V3 मॉडल कई ओपन सोर्स मॉडल से बेहतर परफॉर्म करता है और इसकी $6 मिलियन बताई जा रही है। तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को मारी टक्कर, घायल को जयपुर रेफर किया गया। दौसा लालसोट मेगा हाईवे पर हुआ हादसा। अगली खबर निकल के आ रही है कि गर्ल्स हॉस्टल में 3 दिन जबरा ठहरा अधिकारी, कलेक्टर ने आधी रात में निकाला। अब विभाग का एक्शन के अनुसार उसे एपीओ कर दिया गया है। एपीओ कर जयपुर मुख्यालय को भेज दिया गया है। डूंगरपुर में यह अधिकारी सहायक निदेशक पर हॉस्टल ठहरने का आरोप और गर्ल्स हॉस्टल में 3 दिन ठहरा। एबीवीपी कार्यकर्ता ने हॉस्टल में जताई आपत्ति। कलेक्टर ने आधी रात को अधिकारी को हॉस्टल से निकाला। मामला डूंगरपुर में गर्ल्स हॉस्टल के ठहर के मामले में सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक खान पर गाज गिरी है। उन्हें इस मामले में दोषी मानते हुए समाज कल्याण विभाग ने एपीओ कर जयपुर मुख्यालय कर दिया है। सहायक निदेशक नियमों के विपरीत
बीते दिनों 3 दिन तक गर्ल्स हॉस्टल में ठहर रहे हैं। इस मामले में एबीवीपी कार्यकर्ता ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद डूंगरपुर कलेक्टर के आदेश पर सहायक निदेशक को आधी रात को हॉस्टल खाली करना पड़ा। कि सरकारी टीचर बनने का मौका, 10,000 से अधिक वैकेंसी, किसको कितनी मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक सरकारी टीचर की भर्ती निकली है। आवेदन 28 जनवरी से शुरू होंगे। सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सरकारी टीचर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश ने 10,758 पदों पर सरकारी टीचरों की भर्ती निकाली। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन में बताया गया कि इन पदों पर आवेदन की शुरुआत 28 जनवरी यानी कल से की जाएगी। अभ्यर्थी esv.mp.gov पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षकों की भी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने सरकारी टीचर भर्ती के लिए निकली वैकेंसी में माध्यमिक और प्राइमरी टीचर पद शामिल है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए सब्जेक्ट वाइज भर्ती होनी है। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 2 वर्षीय बैचलर एजुकेशन की भी डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह स्पोर्ट्स टीचर के उम्मीदवारों के लिए फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एमपी खेल पात्रता परीक्षा 2023 में पास हुए उम्मीदवारों भी स्पोर्ट्स टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक टीचर्स की भी वैकेंसी निकली है। इसके लिए आवेदक के पास म्यूजिक टीचर गायन एवं वादन में डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 में पास उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, इंडिया और यूएस ट्रेड। भारत से अमेरिका ने खरीदा ज्यादा सामान, ये आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय माल पर टैरिफ लगाने की धमकी के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में अमेरिका को भारत के निर्यात में 5.57% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ निर्यात 59.93 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका बाजार में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण हुई है। दिसंबर 2024 में शिपमेंट में 8.49% की वृद्धि के साथ निर्यात 7 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। 21-22 से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। उसी अवधि में भारत के आयात में 1.91% की वृद्धि हुई है, जो कि 33.4 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। दिसंबर में आयात में 9.88% की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा 3.77 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन रुझानों के आधार पर भारत और अपने बीच व्यापार में आने वाले महीनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, गणतंत्र दिवस पर रूस ने भारत को लेकर दिया बयान। पुतिन का बयान वायरल। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि रूस और भारत के संबंध विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार पर आधारित है। पुतिन ने साथ ही उम्मीद जताई कि दोनों देश सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासरत जारी रहेंगे। और रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी है। फरले से लेकर आकाश तक दुनिया ने देखी कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने भव्य समारोह के गवाह। तो खास झलक में आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति द्रौपदी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी पर रविवार को देश में 76वें गणतंत्र दिवस पर परेड समारोह कर्तव्य पथ पर परेड निकाला। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरंगा फहराया और फिर राष्ट्रगान की धुन बजाई। मुर्मू, प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने झंडों को सलामी दी। और परेड समारोह के लिए मुर्मू और सुबियांतो पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पहुंचे। परंपरा 40 साल के अंतराल के बाद 2024 में फिर से शुरू हुई है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। इसके साथ ही वह विश्व के उन चुनिंदा नेताओं की सूची में शुमार हो गए जो पिछले 7 दशकों से देश के सबसे बड़े समारोह की शोभा बढ़ाई है।
अब इसकी खास झलक हम बता देते हैं। भारतीय वायुसेना के 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के MI-17 हेलीकॉप्टर ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थित अतिथियों तथा दर्शकों पर पुष्प वर्षा की। परेड में इंडोनेशिया का 352वें सदस्य मार्चिंग तथा बैंड दस्ता भी भाग लिया। औपचारिक परेड की शुरुआत 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले वाद्य यंत्रों पर जहां से अच्छा की धुन बजाकर की गई। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भुवनेश कुमार परेड कमांडर थे, जबकि परेड सेकंड इन कमांड दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ के मेजर जनरल सुमित मेहता थे। परमवीर चक्र और अशोक चक्र सहित सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के विजेता भी परेड का हिस्सा थे। इस परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर संजय कुमार सेवानिवृत्त और अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त भी शामिल थे। अगली खबर निकल के आ रही, मैं खुद नहीं बन पाया, महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री, जाने क्या है मामला। बॉलीवुड से अलविदा कहने के बाद ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बन चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में बॉलीवुड में काम कर चुकी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से साधु संतों की तीखी टिप्पणियां सामने आती रही है। इस कड़ी में अब धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने इस मामले में ममता कुलकर्णी पर अपना कड़ा बयान दिया। बॉलीवुड से अलविदा कहने के बाद ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी बन चुकी है। बॉलीवुड के बतौर एक्ट्रेस काम करने के बाद अब आध्यात्मिक जीवन की राह अपनाने वाली ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन तो गई, लेकिन उन्हें काफी आलोचनाओं और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। विवाद में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट रूप से इस मत में नहीं है, किसी को भी उसके प्रभाव में साधु या महामंडलेश्वर या फिर मंडलेश्वर नहीं कह सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने ABP न्यूज के बातचीत में कहा कि जब तक उनके अंदर वो साधुत्व और तत्व प्रकट ना हो जाए। शास्त्री ने कहा कि बेझिझक हम ऐसी किसी चीज से सहमत नहीं है। इसके बाद अफसोस जताते हुए लहजे में कहा कि हम खुद नहीं बन पाए हैं, जबकि इस मामले में किन्नर अखाड़े का तर्क है कि अखाड़ा परंपरा के मुताबिक ममता ही महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री के पहले किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी मान ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अखाड़ा किन्नर समाज के लिए बना है, लेकिन इसमें अब महिला को स्थान दे दिया गया। अगर ऐसा करना है तो इसका नाम बदलकर दूसरा कोई और नाम रख लो। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में कई सेलिब्रिटी आए स्नान करने, लेकिन हमने कोई भी कमेंट नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ रहा है। इस कारण ममता कुलकर्णी जैसे फिल्म स्टार का संबंध डी कंपनी से रहा और ड्रग के आरोप में भी वो जेल गई हुई है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, ट्रंप न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी, आखिर भारतीयों को एयरपोर्ट से ही क्यों भेजा जा रहा है अमेरिका, वापस क्यों भेजा जा रहा अमेरिका, ट्रंप का नया आदेश जान ले। असल में एक कपल B1 B2 विजिटर वीजा पर अपने बच्चों से मिलने के लिए अमेरिका आया था, लेकिन उसे एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में आ चुके हैं। उनकी तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तरफ उन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर पर इमरजेंसी घोषित की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की सहायता भी बंद कर दी है। लेकिन ट्रंप के फैसले अब भारत पर भी असर दिखाने लगे हैं। वहां कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। ट्रंप का नया आदेश क्या है? असल में एक कपल B1 B2 विजिटर वीजा पर अपने बच्चों से मिलने के लिए अमेरिका आया था, लेकिन उसे एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने तर्क दिया कि अमेरिका के 2025 के जो इमिग्रेशन नियम है उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई विजिटर वीजा पर उसके देश में आएगा तो उन्हें वापसी का टिकट भी एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा। और माना जा रहा है कि इस कपल ने वापसी का टिकट नहीं करवाया था और इसी वजह से शक्ति दिखाते हुए उन्हें भारत वापस भेज दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि अमेरिका में इतना बड़ा फैसला हो चुका है, लेकिन भारतीयों में अभी भी जागरूकता की कमी है। रिटर्न टिकट वाले फैसले की जानकारी सभी तक नहीं पहुंची है, इसी वजह से भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। वैसे भारत सरकार भी यह बात समझ चुका है कि अमेरिका में अभी इमिग्रेशन के नियम लगातार बदल रहे हैं, इसी वजह से
यात्रियों को भी सरकार द्वारा सलाह दी गई कि नए इमिग्रेशन नियमों के बारे में सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें और ट्रैवल एजेंटों से लगातार संपर्क में रहें। अगली खबर निकल के आ रही है श्रीधर वेम्बू जुहू के सीईओ के पद से दिया इस्तीफा, चीफ साइंटिस्ट के तौर पर करेंगे अब काम। श्रीधर वेम्बू ने कहा कि समूह को फाउंडर शैलेश कुमार देवी नए सीईओ होंगे। नए बदलाव के बाद कंपनी के एक और को फाउंडर टोनी थॉमस जुहू के अमेरिका ऑपरेशन को लीड करेंगे। राजेश गणेशन मैनेज इंजीनियरिंग डिवीजन और मणि वेम्बू juhu.com डिवीजन का चार्ज संभालेंगे। सॉफ्टवेयर फर्म जोहो कॉर्प के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने सीईओ पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि अब वह कंपनी के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। वेम्बू ने लिखा कि आज से नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। एआई में हाल के प्रमुख डेवलपमेंट सहित सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों तथा अवसरों को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये सबसे अच्छा है कि मैं अपने पर्सनल ग्रामीण विकास मिशन को आगे बढ़ाने के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहलों पर पूरा फोकस करूं। वेम्बू ने कहा कि समूह के को-फाउंडर शैलेश कुमार देवी नए सीईओ होंगे। वेम्बू ने सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी जोहो की शुरुआत की। कंपनी क्लाउड बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। जोहो कॉर्प का पुराना नाम एडवेंकेट इंक था। वेम्बू ने कहा कि हमारा कंपनी का भविष्य पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर कितना ध्यान देते हैं। मैं एनर्जी और जोश के साथ नई जिम्मेदारी का इंतजार करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर तकनीक की काम करने को लेकर बेहद खुश हूं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है कि गणतंत्र दिवस पर शराबी ने कराई पुलिस की परेड, कहा पुलिस मुख्यालय में बम रखा, फिर मची अफरा तफरी। गणतंत्र दिवस की रात राजधानी जयपुर के पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जांच की तो धमकी फर्जी निकली। कॉल करने वाला शराबी निकला। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, RUHS में नर्सिंग कोर्स का पेपर लीक, 3 दिन हुए एग्जाम को रद्द किया गया। अब नई तारीखों की घोषणा होगी जारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS में 23 से 25 जनवरी तक आयोजित नर्सिंग कोर्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसकी शिकायत के बाद RUHS प्रशासन ने इन तीनों दिन में हुई परीक्षा को रद्द करते हुए जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। इस घटना के बाद अब RUHS प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि ये एग्जाम RUHS प्रशासन की निगरानी में ही करवाए गए हैं। RUHS के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने बताया कि नर्सिंग कोर्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर एक विषय की परीक्षा 23, 24, 25 जनवरी को आयोजित करवाई गई थी। इनमें से 24 और 25 जनवरी की आयोजित परीक्षा का गोपनीय भंग होने की शिकायत मिली है। इस शिकायत के बाद प्राथमिक स्तर पर जांच करने पर सही पाए जाने के बाद हमने कमेटी का गठन करते हुए तीनों दिनों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में हमने एक मुकदमा भी दर्ज कराया है। वहीं कमेटी को जल्द से जल्द फैसला देने के निर्देश किए हैं ताकि परीक्षाओं की नई तारीखों का निर्धारण किया जा सके। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, अमेरिकी बैंक में रुपये जमा कर भ्रष्ट DTO बने धन कुबेर। विदेश से जुड़ा लिंक के अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के खिलाफ ACB की कार्रवाई में 6 करोड़ रुपए खर्च करने और अमेरिका में करोड़ों रुपए का जमा कराने की जानकारी मिली है। उन्होंने बच्चों की विदेश में पढ़ाई पर भी भारी राशि खर्च की है। भ्रष्टाचार की खान है DTO। राजस्थान के जयपुर में के भ्रष्ट अफसर अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी DTO संजय शर्मा के खिलाफ ACB की कार्रवाई ने अकूत खजाना मिला है। इस जांच के दौरान सामने आया कि संजय शर्मा ने अब तक अपनी आय से 3 गुना अधिक यानी कि 6 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के बैंक में भी करोड़ों रुपए की नकदी जमा कराई है। यही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई भी विदेश में करवाई। इसमें संजय शर्मा के करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसके दौरान पूछताछ के बाद जो आंकड़ा सामने आया उसे जानकर ACB के अधिकारी भी हैरान है। अमेरिका में संजय ने करोड़ों रुपए जमा कराए। बता दें कि अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने के मामलों में बीते दिनों ACB ने 4 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें सामने आया कि संजय शर्मा ने अपने करोड़ों रुपए की नकदी अमेरिका के फर्स्ट नेशनल बैंक में जमा करा चुका है। इसके अलावा उसने अब तक अपनी आय से 3 गुना अधिक खर्चा किया है।
विदेश में भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजा है, जहां करोड़ों रुपए का खर्चा किया। पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर भी उन्होंने संपत्तियां बनाई है। अगली खबर निकल के आ रही, हिंगोनिया गौशाला में 30 लाख की लागत से बनाया गया गौमाता सदन लोकार्पण आज। हिंगोनिया गौशाला में गौ माता का सदन बनाया गया, जिसमें स्टील मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से गायों के लिए 3 शेड बनाए गए। इसके साथ ही करीब 1000 गायें छाया में रह सकेगी। इसके साथ ही चारा पानी के लिए बड़ी सी ठाण बनाई गई। एक ठाण शेड के नीचे और दूसरी खुले में बनाई गई। हिंगोनिया गौशाला में रविवार को दोपहर 12:15 बजे सांसद मंजू शर्मा ने गौ माता सदन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रसादी का आयोजन रखा जाएगा। स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील रस्तोगी ने बताया कि पिछले साल 31 मई को हिंगोनिया गौशाला में गायों की क्षमता के अनुसार टिन सेट नहीं होने की वजह से प्रचंड धूप में हाँफ रही थी। इस खबर को पढ़कर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने टिन सेट लगाने का निर्णय किया और इस काम में जुट गए। 30 लाख की लागत से 50 बाय 250 फीट का शेड का निर्माण करवाया गया, जिसकी ऊंचाई 18 फीट है, ताकि प्रचंड गर्मी में शेड कम गर्म हो। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ ये कैसा हो गया अजीब और गरीब मजाक, यह रॉन्ग नंबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बस्सी के इलाके में एक स्कूल का परीक्षण किया, जहां गंदगी और अव्यवस्था पर वो नाराज हो गए थे। इस दौरान प्रिंसिपल सरोज यादव ने CBEO लल्लू राम मीणा को फोन लगाया और कहा कि शिक्षा मंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। जो CEO लल्लू राम मीणा ने फोन काटकर मंत्री से बात करने से इनकार कर दिया। अगली खबर निकल के आ रही, अपहरण तथा फिरौती की घटना का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जयपुर के रामनगर पुलिस थाना के क्षेत्र में एक बड़ी अपराधी वारदात का खुलासा हुआ, जहां एक गैंग ने एक युवक का अपहरण कर उसे बंधक बना लिया और फिरौती के रूप में 25 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित ने 23 दिसंबर 2024 को गैंग के द्वारा अपहरण करने तथा मारपीट करने की घटना पुलिस में रिपोर्ट किया। इसी दौरान पीड़ित युवक के कहने के मुताबिक वह एक लड़की को 2 महीने पहले मिला था। 23 दिसंबर को वह लड़की उसके अपने साथ जगतपुरा ले गई। यहाँ से लड़की ने अपने साथियों को फोन कर पीड़ित के साथ छेड़छाड़ की बात की, जिस पर पीड़ित डर गया और उसने लड़की को छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद जब वह घर लौट रहा तब 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया और अपहरण कर लिया। गैंग ने पीड़ित को बंधक बना लिया और उसके घर से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही उसके परिवार को 10 लाख रुपए तथा 9500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इस घटना के बाद पीड़ित को ओलोर के पास छोड़ दिया गया और पीड़ित को पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की, जिसमें रामनगर थाना के अधिकारी अरुण कुमार तथा उसके सहयोगी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और व्यापारियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उसे 8.24 लाख रुपए की और एक अवैध कट्टा बरामद किया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि गैंग एक सुसंगठित गिरोह था, जो लड़की के माध्यम से लोगों को जाल में फंसाता था, रुपए हड़पता था। इस मामले में गैंग के सरगना अमर सिंह मीणा और कल्लो को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। स्काई फोर्स ने वीकेंड में की जमकर कमाई, 3 साल के बाद अक्षय कुमार को मिलेगी हिट फिल्म। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्म के पिछले 3 साल में उनके फैंस तथा इंडस्ट्री की टेंशन की बात बनी हुई थी, मगर अपनी लेटेस्ट फिल्म स्काई फोर्स से अक्षय के ये टेंशन दूर करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये फिल्म शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई और पूरे वीकेंड में इसने जमकर कमाई की। पहले दिन 15.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और जनता से मिली तारीफ और क्रिटिक्स के में मिले पॉजिटिव रिव्यू ने उन्हें दूसरे दिन फिल्म को तगड़ा फायदा दिलवाया और कंपनी ने तगड़ा जंप लिया और 26.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया। अगली खबर निकल के आई, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने को बेताब पुतिन, अमेरिका की तरफ से खामोशी क्यों, रूस ने तोड़ी चुप्पी। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका की बैठक का इंतजार थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में रूस ने चुप्पी तोड़ी, कहा पुतिन से मिलने को बेताब है, लेकिन अमेरिका की तरफ से खामोशी क्यों है। वही अगली खबर निकल के आ रही, अमेरिका में बांग्लादेश में अमेरिका की मदद रोक दिए जाने का मामला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते ही कई अहम फैसले लिए, जिसमें है एक फैसला दुनिया में दी जाने वाली अमेरिकी की मदद को लेकर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी
आदेश पर हस्ताक्षर कर 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी। ये रोक विदेश नीति की समीक्षा होने तक लागू रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से कई देशों पर असर पड़ा है। इसमें से भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश को अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मदद देती है। यूएसएड ने बांग्लादेश के हर तरीके से मदद पर तुरंत रोक लगा दी। इस अमेरिका एजेंसी ने अपनी परियोजनाओं में शामिल हर पार्टनर को अपना काम रोकने को कहा। यूएसएड ने अपने पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश का हवाला दिया है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है कि इजराइल और हमास सीज फायर। एक लड़की के लिए हमास और इजराइल में तनातनी। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम के बाद अरबेल यहूद नाम की एक इजरायली बंधक को रिहाई का पेच फंस गया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण शनिवार 25 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिलहाल इसमें एक बाधा आ गई है। एक लड़की के कारण स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस लड़की का नाम अरबेल यहूद है। अरबेल यहूद एक इजरायली नागरिक है जो उन बंधकों में से एक है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इजराइल में घुसकर किडनैप किया था। गाजा में संघर्ष विराम के समझौते के तहत हमास इन बंधकों को अलग अलग खेप में रिहा कर रहा है। इसके बदले इजराइल भी कैदियों को रिहा कर रहा है। इस क्रम में शनिवार को हमास ने दूसरी खेप में 4 महिला बंधकों को रिहा किया। इजराइल ने भी इसके बदले 200 कैदी रिहा किए, लेकिन कुछ ही देर बाद इजराइल ने हमास पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन का आरोप लगा दिया। इजराइल का कहना है कि शनिवार को रिहा होने वाले बंधकों में अरबेल यहूद का भी होनी चाहिए थी। इजराइल ने इसके जवाब में संघर्ष विराम समझौते के तहत गाजा वासियों को अपने घरों में फिर से लौटने की देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हमास का कहना है कि अरबेल यहूद जीवित है और अगली खेप में वह रिहा कर दी जाएगी। हमास ने इसके साथ ही उल्टा इजराइल पर संघर्ष विराम के समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल कैदियों को छोड़ने में देरी कर रहा है और समझौते के तहत गाजा के लोगों को फिर से अपने घरों में को लौटने में नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर गाजा में इजराइल और हमास के बीच तनातनी फिर से नजर आ रही है। इन दोनों के बीच युद्ध रोकने की कोशिशों को विफल कर सकती है। बता दें, गाजा युद्ध में अब तक 47,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। कौन है अरबेल यहूद? अरबेल यहूद सॉफ्टवेयर कंपनी ब्रू टेक में बतौर गाइड काम करती थी। इस कंपनी का एक सेंटर दक्षिण इजराइल में है, जहां अंतरिक्ष अनुसंधान तथा तकनीक से जुड़े क्षेत्रों पर काम होता है। अरबेल इससे पहले एक कम्युनिटी एजुकेशन सिस्टम में कार्य करती थी। 2023 में हुए हमले के ठीक पहले वह दक्षिण अमेरिका से लौटी थी। हमले के दिन वह फिलिस्तीन से सटे अपने गांव नीर ओज में ही थी। हमास के लड़ाके उन्हें घर से उठाकर ले गए थे। वही अगली खबर निकल के आ रही, बदल जाएगा इनकम टैक्स का नाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पहुंची चिट्ठी। CITN की चैम्बर ऑफ द ट्रेड और इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने विदेश मंत्री से 10 बड़ी मांगे की। ये मांगे हैं कि वृद्ध टैक्स पेयर को उनके टैक्स के आधार पर ओल्ड एज बेनिफिट मिलना चाहिए। टैक्स पेयर की वृद्धावस्था में पिछले वर्षों में दिए गए इनकम टैक्स के हिसाब से उन्हें सोशल सिक्योरिटी तथा रिटायरमेंट के बेनिफिट भी दिया जाए। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स की छूट की सीमा 10 लाख रुपए की जाए। अगली उन्होंने मांग की कि कॉरपोरेट तथा बड़ी कंपनियों को बैंक लोन सस्ती ब्याज दर से मिल जाता है, लेकिन मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की जो मुद्रा योजना है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज लेना पड़ता है। उनको कहीं ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इसलिए ब्याज हमारी मांग है कि मिडिल क्लास को सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलना चाहिए। इनकम टैक्स के 45 दिन में पेमेंट तथा जुर्माने का नया नियम आया है, जिससे करोड़ों व्यापारी तथा MSME व्यापारी परेशानी झेल रहे हैं। इसको वापस लिया जाए। GST में नए एमनेस्टी स्कीम का लाभ उन अधिक व्यापारियों को मिलना चाहिए जो पहले ही टैक्स ब्याज और पेनल्टी जमा करा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बुरी तरह से बढ़ा है, जिसके मध्यम वर्ग को भारी परेशानी हो रही है। इनकम टैक्स में भी GST की तरह हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए, जिससे उसको व्यक्तिगत हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। आम
ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी 28% और 18% जीएसटी लगता है। इसके लिए जीएसटी दरों का तर्कसंगत बनाया जाए। केंद्र सरकार को व्यापारियों तथा उद्यमियों के लिए ट्रेड एवं इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करना चाहिए। अगली मांग है कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखा जाए, जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने की भावना जागृत हो सके। इसके अलावा दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए के फंड देने की घोषणा की जाए। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, अंतरिक्ष से महाकुंभ, एस्ट्रोनॉट ने शेयर की स्पेस से खींची तस्वीर, नजारा देखकर भारतीय मंत्रमुग्ध। ये तस्वीर एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा अंतरिक्ष से खींची हुई है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, आदमखोर बाघ की मौत पर लोगों ने बाटे मिसाए, 2 दिन पहले महिला पर हमला कर ली थी जान। केरल के वायनाड में आदमखोर बाघ की मौत पर लोगों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। अगली खबर निकल के आ रही, यूसीसी के दायरे में कौन कौन, क्या नियम, उत्तराखंड में लिव इन को लेकर डिवोर्स तक क्या बदला, 10 बड़ी बातें। दरअसल उत्तराखंड में शादी, लिव इन को लेकर तलाक तक यूसीसी लागू होने के बाद नियमों में क्या क्या बदलाव आया है और किन लोगों पर यह बदलाव लागू होंगे, जानते हैं सब कुछ। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इसी के साथ लिव इन हलाला से लेकर डिवोर्स तक के नियमों में काफ़ी बदलाव आया है। यूसीसी में सभी धर्म के में पुरुषों महिलाओं के लिए हम एक समान कानून होगा, यानी इसमें समान शादी की उम्र होगी, समान तलाक के आधार और प्रक्रियाएं होंगी, जबकि बहुविवाह और हलाला पर प्रतिबंध लगाया गया है। यूसीसी के दायरों में कौन कौन आएगा, क्या नियम है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूसीसी के दायरे में कौन कौन, तो यूसीसी की बात करें कि यूसीसी अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पूरे उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी लागू होगा। शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, यूसीसी लागू होने के बाद सभी शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। इसका कट ऑफ डेट 26 मार्च 2010 रखा गया है, यानी कि 26 मार्च 2010 के बाद जितनी भी शादियां हुई है उनको आने वाले 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि यूसीसी लागू होने के बाद की शादियों का रजिस्ट्रेशन 7 दिन के भीतर करवाना अनिवार्य होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन के भी नियम इन्होंने बनाए हैं। शादी की तरह लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसमें माता पिता की अनुमति भी आवश्यक होगी और नियम के मुताबिक यूसीसी लागू होने से पहले स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का यूसीसी लागू होने की तारीख से 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि यूसीसी के बाद स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप की प्रवेश तिथि के 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट कराना होगा। हलाला और बहुविवाह पर भी नियम लगाई है। यूसीसी लागू होने के बाद इस्लाम में प्रचलित हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगा दी गई है। तलाक के लिए क्या नए नियम बने हैं, तो शादी की तरह तलाक का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तलाक के लिए आवेदन करते समय विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक की डिग्री का विवरण, अदालत का केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण, कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी जरूर लगानी होगी। संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का हक दिया है। यूसीसी लागू होने के बाद अब संपत्ति में बेटा और बेटी का बराबर का हक रहेगा। इसमें किस तरह का से भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह शादी के बाद प्राकृतिक संबंधों से बच्चे जन्मे हों या सरोगेसी से या फिर लिव इन के से बच्चे जन्मे हों। सबको संपत्ति में बराबर हक मिलेगा। वहीं वसीयत 3 तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फॉर्म भर के हस्तलिखित टाइप वसीयत अपलोड करके या 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर अपलोड करना होगा। वहीं यूसीसी में सैनिकों के लिए प्रिविलेज्ड वसीयत का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सक्रिय सेवा तथा जोखिम वाले स्थानों पर तैनाती के दौरान अपनी हस्तलिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित वसीयत बना सकेंगे। सभी धर्मों के लिए शादी की एक ही उम्र फिक्स कर दी गई है। लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। ucc.uk.gov.in पर जाना होगा। एक्चुअली यूसीसी के लिए 27 मई 2022 में विशेष समिति का गठन किया गया था, जो लगभग 2.5 वर्ष की कड़ी तैयारी के बाद इसे आज लागू कर दिया गया है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में इसका विधेयक पारित किया गया। विधानसभा में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहाँ से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन
के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पारित कर दिया। पिछले कई दिनों पोर्टल पर तत्संबंधी पंजीकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल की गई। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है कि स्मृति मंदाना को मिला दमदार बैटिंग का इनाम, बनी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, रचा दासु कीर्तिमान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी ने भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को साल 2024 में दमदार बैटिंग का इनाम दिया है। मंदाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। उन्होंने दासु कीर्तिमान रचाया। अब वह 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली दूसरी क्रिकेटर बन गई है। इसके अलावा यह कारनामा न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने दिया है। मंदाना ने 50 ओवर के फॉर्मेट गजर का प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछले साल 13 वनडे मैचों में 57.86 के प्रभावशाली तथा 95.15 के स्ट्राइक रेट से 447 रन बनाए हैं। बाएं हाथ के ओपनर ने इसी दौरान 4 शतक और 3 अर्धशतक भी जमाए हैं। वहीं 2024 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर रही हैं। उनके बाद लिस्ट में वॉलवर्ड्स 697, इंग्लैंड की टेमी ब्रूमेंट 554 तथा वेस्टइंडीज के हेले मैथ्यू 669 का नाम था। वही अगली खबर निकल के रही, आपका घोषणा पत्र जारी, परमेश वर्मा बोले दिल्ली में कोई मुफ्त सेवा नहीं होगी बंद। दिल्ली चुनाव के माहौल है। दिल्ली में चुनाव का माहौल है। राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रही है। दिल्ली वालों के लिए राजनीतिक पार्टियां घोषणा कर रही है। वहीं बड़े बड़े नेता तथा अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। हाँ, तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए और ये भी बताइए कि आपको ये खबर का सेशन कैसा लगा। हम इसमें महान मुख्य खबरें आपको एक साथ लेके आते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स की, जिससे आप करंट न्यूज़ के साथ अपडेट रह सके। और चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।